सखी सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों को, सभी सखाओं को और चंचल जी आपको, आरती श्रीवास्तव का नमस्कार। नमस्कार आरती, आपको और सभी सुनने वालों को नमस्कार। और आज बड़ी खिलखिलाई सी, मुस्कुराई सी। जी हाँ, बिल्कुल। अभी इससे पहले हम जो बातें कर रहे थे हम लोग, तो उसका थोड़ा सा असर है ना? होना भी चाहिए। मुस्कुराते चेहरे सबको अच्छे लगते हैं। जी हाँ, यही तो जीवन का मकसद है ना। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, दूसरों के चेहरे पर भी मुस्कान खिलाते रहो। जीवन का कहीं ना कहीं कोई अर्थ जरूर होना चाहिए। जैसे हम अगर खुश रहना चाहते हैं तो हम दूसरों को भी खुशियां बांटें। बिल्कुल। ये अगर हम थोड़ी सी इन चीजों का अर्थ समझेंगे कि खुशियां होती क्या है, अगर हमारे दिल में खुशी होगी तो हम खुशियां ही बांटेंगे। लेकिन हमारे अंदर अगर गुस्सा, नफरत, चिड़चिड़ाहट भरी है तो वैसा ही व्यवहार हम सब जगह बांटेंगे। बिल्कुल। और जैसे कि चंचल जी को खुश करना है मुझे, तो मैं सोचती हूँ उनको एक बनारसी साड़ी दे दूं, क्योंकि उनको बनारसी साड़ी बहुत पसंद है। सिर्फ मुझे नहीं, साड़ियां पहनना जितने लोग पसंद करते हैं ना, उनको सबको पसंद आती है। साड़ियां बहुत होती हैं, तरह तरह की होती हैं। उसमें से बनारसी साड़ी जो है वो आपकी फेवरेट है, इसीलिए मैंने उसका जो कहते हैं ना, आकर्षण ही अलग होता है। और खास मौके जब आते हैं तो आप चुनने बैठेंगे ना साड़ियां, तो सबसे पहली नजर शायद बनारसी पर ही जाएगी। और जब हम कहते हैं ना कि कोई साड़ी कौन सी पहने, कौन सी, तो किसी फंक्शन में जाना, अरे बनारसी साड़ी पहन लेते हैं। कोई शादी ब्याह के मौके हों तो देखिए, उस अवसर पर, उस आयोजन में आपको अगर 10 महिलाएं नजर आएंगी तो 10 में से शायद 6 या 7 महिलाओं ने बनारसी साड़ी ही पहनी होगी। बाकी 3-4% जो रह जाता है उसमें कुछ और भी हो सकता है। अन्य विकल्प भी बहुत सारे होते हैं साड़ियों के, लेकिन तो बहुत है साड़ियों के, बनारसी साड़ी का कोई जवाब नहीं। जी बिल्कुल, वो मैं कह तो रही हूँ आपकी जो फेवरेट है। और साथ ही हम आज बात करेंगे नैतिकता के ऊपर, जी, जो कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जिसके बारे में नैतिक शास्त्र के हिसाब से भी हम पहले पढ़ते थे, हमारे जो किताबों में होता था। लेकिन किताबों तक हम उसे सीमित कर देते ना कि इसका पेपर है, पेपर हो गया, बस खत्म। तो वो चीज वहां तक नहीं सीमित होनी चाहिए। इन चीजों को, जिन शब्दों की हम बात कर रहे हैं, और ये जो हम बात करेंगे ना, शब्द हमारे शब्द हमारे विचार आपके, तो इसमें नैतिकता को लेकर आपके क्या विचार हैं? ये सिर्फ एक किताबी बातें नहीं होनी चाहिए, जीवन में कितना आचरण इनको लेकर आते हैं हम, इस पर बात भी होगी। और आपका नजरिया क्या है इस शब्द को लेकर, वो आप हमें बताइए। और साथ ही अब जो व्रत चल रहे हैं उसके व्यंजन भी, मतलब व्यंजन मतलब ये नहीं कि आप बहुत जरा कुछ चटपटा या कुछ ऐसा उसमें बना ले। मतलब व्रत का मतलब ही है कि संयम के साथ आपको खाना है। अगर खा पी रहे तो संयम के साथ में खाइए, और कुछ ऐसा खाइए जिससे आपकी, अगर आप ध्यान, साधना, पूजा, भक्ति जो भी कर रहे हैं, उसमें कहीं कुछ वो रुकावट ना पैदा करे। सात्विक सा हो थोड़ा, बहुत ज्यादा ऐसा नहीं हो कि आपको गरिष्ठ ऐसा आप खा लें कि आपको परेशानी झेलनी पड़े, उसके लिए ऐसे नहीं होना चाहिए। तो गुजरात के जो व्यंजन है ना, वो वैसे ही बड़े मिठास वाले होते हैं। जी हाँ। ऐसे में वहां व्रत में क्या खाया जाता है, आज खास तौर पर हम जो गुजराती व्यंजन होते हैं ना व्रत में खाए जाने वाले, उनकी बात करेंगे। तो सखियां अगर हमें लिखकर भेजना चाहती हैं तो गुजरात की जो रेसिपीज हैं उनके बारे में लिखकर भेजें। बिल्कुल बिल्कुल, इतना बढ़िया एक हमारा देश है ना, पूरा गुलदस्ता। आज उसमें से हम गुजरात नाम की फूल की चर्चा करेंगे, तो उसके व्यंजन क्या है वो आप हमें बताइए। तो एक गीत क्यों ना सुन ले पहले? बिल्कुल जरूर, आपकी फरमाइश, और हमारे जो बहुत सारे सुनने वाले हैं जी, वो भी इंतजार कर रहे हैं इसका। मेहमान का मुझ पे एहसान क्या, लाखों ही जुल्फों वाले आते हैं घेरा डाले, मेरी क्या बात है। आए हैं दूर से मिलने
तौबा ये क्या फरमाया, मैं तो यूं ही शर्माया। तौबा ये क्या फरमाया, मैं तो यूं ही शर्माया। मेरी क्या बात है। आए हैं दूर से मिलने हो दूर से, ऐसे भी चुप ना रहिए, कहिए जी कुछ तो कहिए, दिन है कि रात है। हो तुमसे मेहमान का मुझ पे एहसान क्या, लाखों ही जुल्फों वाले आते हैं घेरा डाले। मेरी क्या बात है। दिखती है रोज ही ऐसी फिजाएं, मुखड़े के सामने काली घटाएं। अरे दिखती है रोज ही ऐसी फिजाएं, मुखड़े के सामने काली घटाएं। कोई चल जाए जादू फिर हम पूछेंगे बाबू, कोई चल जाए जादू फिर हम पूछेंगे बाबू, दिन है कि रात है। ओ तुमसे मेहमान का मुझ पे एहसान क्या, लाखों ही जुल्फों वाले आते हैं घेरा डाले। मेरी क्या बात है। आए हैं दूर से मिलने हो दूर से, ऐसे भी चुप ना रहिए, कहिए जी कुछ तो कहिए, दिन है कि रात है। हो तुमसे मेहमान का मुझ पे एहसान क्या, लाखों ही जुल्फों वाले आते हैं घेरा डाले। मेरी क्या बात है। आरती, बहुत ही सुंदर गीत था जो मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाज में हम सुन रहे थे। लेकिन अब हमारे जो श्रोता हैं, सुनने वाले हैं, वो नैतिकता पर बहुत सारी बातें लिखकर भेज रहे हैं। और नैतिकता सही और गलत के व्यवहार और सोच पर आधारित है, और ये निर्धारित करती है कि इंसान होने के नाते हमें क्या करना चाहिए। आमतौर पर हमारे जो अधिकार हैं, दायित्व हैं, या समाज को जो लाभ पहुंचाने वाली चीजें हैं, निष्पक्षता है, विशिष्ट गुणों के संदर्भ में हम किस तरह के विचार रखते हैं, इसी चीज को हम कह सकते हैं कि यही नैतिकता है। और नैतिकता हमें सही गलत के बीच में अंतर करना, ईमानदारी से जीना, दूसरों के प्रति दया, सम्मान, आदर का भाव रखना, ये सब चीजें भी सिखाती है। जी हाँ, और नैतिकता जो है वो उसके बारे में बहुत हमारे जो श्रोता है उन्होंने भी, सखियों ने, सखाओं ने लिखा है बहुत कुछ। तो एक श्रोता जो है वो कहते हैं कि नैतिकता की सबसे सुंदर परिभाषा यही है कि जब कोई देख ना रहा हो तब आप कैसा व्यवहार करते हैं। कैमरे के सामने अच्छा होना तो दिखावा है, लेकिन भीड़ से दूर एकांत में अपने सिद्धांतों पर अडिग रहना ही वास्तविक चरित्र है। ये एक ऐसा दिया है जिसे जलाने के लिए किसी बाहरी तेल की नहीं बल्कि शुद्ध इरादों की जरूरत होती है। क्या सही बात लिखी है। इसी तरह से हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि अनिवार्य विषय के साथ नैतिकता की शिक्षा बच्चों को स्कूल में भी दी जाती है, जिसका उद्देश्य उनका चरित्र निर्माण, मानवीय मूल्यों और सही गलत की समझ को विकसित करना होता है। इसमें ईमानदारी, सहानुभूति, आदर, अनुशासन, जिम्मेदारी, धैर्य, सत्यनिष्ठा, ऐसे बहुत सारे गुण शामिल होते हैं। और ये बच्चों को जिम्मेदार नागरिक बनने, सांस्कृतिक समझ बढ़ाने और मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए भी प्रेरित करती है। बहुत सही लिखा है जी। और एक और श्रोता जो लिखते हैं कि नैतिकता वो विरासत है जो कभी खत्म नहीं होती। ये वो नींव है जिस पर भरोसे का रिश्ता टिका होता है। बिना नैतिकता के समाज एक ऐसा जंगल बन जाता है जहां केवल ताकतवर का राज होता है, लेकिन जहां नैतिकता होती है वहां कमजोर भी सुरक्षित महसूस करते हैं। नैतिकता कोई बोझ नहीं है जिसे ढोना पड़े, बल्कि ये वो पंख है जो हमें इंसानों की भीड़ में एक इंसान बनाकर ऊंचा उड़ने की हिम्मत देता है। क्या बात है। इसी तरह से हमारे श्रोता लिखते हैं कि नैतिकता यानी एथिक्स एक व्यक्ति या समाज द्वारा स्वीकार किए गए उन मूल्यों और सिद्धांतों का ये समूह है जो सही और गलत के बीच को अंतर करने में मदद करता है। ये केवल बाहरी नियमों और कानूनों तक सीमित नहीं होता, बल्कि व्यक्ति के अंतःकरण से जुड़ी हुई भावनाएं भी होती हैं। नैतिक व्यक्ति न केवल सामाजिक मानकों का पालन करता है, बल्कि अपने आचरण में सत्यनिष्ठा, ईमानदारी और न्याय को भी प्राथमिकता देता है।
बिल्कुल। और एक और हमारे श्रोता जिन्होंने बहुत कुछ लिखा है नैतिकता के ऊपर, और संक्षेप में वो लिखते हैं कि नैतिकता केवल नियमों का पालन नहीं बल्कि जीवन जीने की एक कला है। नैतिकता वो है जब जो तब भी बनी रहे जब कोई इसे देख नहीं रहा हो। नैतिकता केवल बाहरी नियमों और कानूनों से नियंत्रित नहीं होती बल्कि ये आत्म जागरूकता और आंतरिक मूल्यों से उपजती है। ये हमारे चरित्र और व्यक्तित्व का दर्पण होती है। बहुत सही बातें हमारे श्रोता लिखकर भेज रहे हैं और उनके विचार जो वो लिखकर हमें भेज रहे हैं ना, हम उम्मीद करते हैं कि ऐसी बातों का आचरण वो जीवन में भी लाते होंगे। तो अगला जो संदेश है हमारे श्रोता का जो हमें मिला है, इन्होंने लिखा है कि नैतिकता शब्द आपके विचार हमारे नैतिकता वो हैं जो हमें जीने का पाठ सिखाते हैं, जीने की प्रेरणा देती है, ईमानदारी से रहने का पालन करना सिखाती है और नैतिकता वो है जो हमें जीने का साल सिखाती है। हमें नैतिकता से हर नियम का पालन करना चाहिए और जिंदगी को खुलकर जीना चाहिए। बिल्कुल। और ऐसे ही एक श्रोता है जो कहते हैं नैतिकता के दिशा निर्देश बताते हैं कि किस प्रकार का व्यवहार सुख की ओर ले जाएगा और किससे समस्याएं उत्पन्न होंगी। जब हम ईमानदारी से दूसरों को सुखी बनाना चाहते हैं तो उन्हें भरोसा होता है कि हम उन्हें छलेंगे, सताएंगे या शोषित नहीं करेंगे। ये प्रत्येक मिलने वाले व्यक्ति से हमारी मैत्री का आधारशिला का काम करता है। वो हमारे साथ निश्चिंत और खुश रहते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि डरने की कोई बात नहीं है। बदले में हम उनसे अधिक सुख का अनुभव करते हैं। ये कौन चाहेगा कि जब हम किसी के भी पास जाएं तो वो तुरंत सावधान हो जाए या फिर डर से कांपने लगे। हर किसी को मुस्कुराता चेहरा ही स्वागत योग्य लगता है। बिल्कुल सही बात है। जिस तरह हम भी मुस्कुराकर हमारे जो संदेश हमें मिल रहे हैं ना, ये पढ़ रहे हैं जी। और हमारे श्रोता का कहना है कि नैतिकता मनुष्य के जीवन का महत्वपूर्ण आधार है। नैतिक व्यक्ति हमेशा सत्य, ईमानदारी, दया का पालन करता है, दूसरे की भावनाओं का सम्मान भी करता है, समाज के नियमों का पालन करता है और नैतिकता व्यक्ति का चरित्र मजबूत बनाता है और इससे जीवन में शांति बनी रहती है। बिल्कुल। और एक श्रोता है जो कहते हैं कि नैतिक जिम्मेदारी को संभालना हर एक के जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, लेकिन आज के माहौल में तो बस ये पाठ्यक्रम से भी गायब है। नहीं तो हम लोगों ने तो नैतिक शिक्षा की परीक्षाएं भी दी हैं और पढ़े हुए के अनुपालन की कोशिश भी करते रहते हैं। और भाई अभी अगर नैतिकता की बात करें ना, हम समझदारी या नैतिकता दिखाए तो यही एक है। गीत सुनाना है ना, नहीं तो लोग कहेंगे ये अपनी नैतिकता। छुपाए थे तुम मेरे महबूब, मेरे महबूब। बताना जरा क्या क्या हुआ था, बताना जरा। रात भर दीप से दीप जलता रहा, हमसे नजरें मिला के फिर कहो क्या कहा, मेरे महबूब, मेरे महबूब। कल रात सपने में आए थे तुम मेरे महबूब, मेरे महबूब। वो भी कहो ना जो कह न पाए, मैंने ये देखा है कि तुम लेके बारात
क्या तुम्हारे इशारों पे है। तुम मेरा रूप हो, मेरा सिंगार हो, तुम मेरी जिंदगी हो, तुम मेरा प्यार हो, मेरे महबूब, मेरे महबूब। कल रात सपने में आए थे तुम, ये बात कब से छुपाए थे तुम, मेरे महबूब, मेरे महबूब, मेरे महबूब, मेरे महबूब। इस गीत से पहले आरती हम बात कर रहे थे नैतिकता की, तो इस पर बहुत सारे संदेश हमें मिले और कुछ संदेश हमने पढ़े, लेकिन कुछ संदेश हमारे रह भी गए क्योंकि हमें बढ़ना है अब आगे वाले विषय की तरफ। तो ये भी नैतिकता की ही बात है कि अगर आपके संदेश ना पढ़े गए हों तो आप बिल्कुल हम पढ़ते तो सभी को है, पढ़ते तो देखिए हम सभी को है, ऐसा वो नहीं है। ये है कि हम बोल नहीं पाए और बहुत सारी एक जैसी ही बातें थी और नैतिकता की बातें जो लिखी हम सभी ने सुनी, देखी, पढ़ी कि बहुत ही अच्छी बातें लिखी। बहुत ही अच्छे विचार लिखे सभी श्रोताओं का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने इस पर अपने विचार हमारे साथ साझा किए। और अब थोड़ी बात हो जाए बनारसी साड़ियों के बारे में। आपका जो विषय आ गया पसंदीदा, तो उसकी बात हम पहले करेंगे ही। तो अब बात करते हैं, तो बताइए क्या बताने वाले। वाराणसी हमेशा से एक महत्वपूर्ण शिल्प और कपड़ा का केंद्र रहा है आरती, और अपने आकर्षक ललित शिल्प के लिए भी ये शहर जाना जाता है। पारंपरिक रूप से वाराणसी में बनाई जाने वाली जो बनारसी रेशमी साड़ियां हैं वो भारत की सबसे बेहतरीन साड़ियों में से एक होती हैं, जो मुझे भी बहुत पसंद है। और अपनी गुणवत्ता और बेहतरीन जो उनके पैटर्न्स होते हैं ना, उनके लिए इनको जाना जाता है। जी हाँ, और वाराणसी में रेशम की साड़ियों पर बुनाई के संग जरी के डिजाइन मिलाकर बुनने से तैयार होने वाली सुंदर रेशमी साड़ी को ही बनारसी साड़ी कहा जाता है। ये पारंपरिक काम सदियों से चला आ रहा है और विश्व प्रसिद्ध है। और बनारसी साड़ी एक बहुत ही खास तरह की साड़ी है जिसे अक्सर विवाह, त्योहार या खास अवसरों पर पहना जाता है। सुंदर बनारसी सिल्क की जो साड़ियां हैं वो राजसीपन, आकर्षण, शान और एक क्लास का प्रतीक भी मानी जाती हैं। लगता है कि इन चमकदार डिजाइनर साड़ियों के बिना भारतीय शादियां जो है ना वो अधूरी हैं। जी हाँ, जो शादियां हैं वो साड़ियों के बिना अधूरी हैं, वो भी बनारसी साड़ी के बिना। और इन बनारसी सिल्क साड़ियां हैं उसका भारतीय इतिहास से बहुत घनिष्ठ संबंध रहा है। हालांकि इन साड़ियों को भारत में बहुत पुराने समय से पसंद किया जाता रहा है, लेकिन मुगल काल से बनारसी साड़ी जो है वो उनको उसमें ज्यादा प्रसिद्धि मिली थी। और मुगलों के समय में इनकी शैली में फूलों के पैटर्न, पत्तियों और जाली जैसी तकनीकों से प्रेरित होते थे, जिनके निशान उनकी स्थापत्य विरासत में भी मिल जाते हैं। ब्रिटिश काल के दौरान इनमें ज्यामिति पैटर्न में विविधता आई। आजकल इन बनारसी रेशमी साड़ियों पर देवताओं की छवियां भी उकेरी जाती हैं। और उन पुराने दिनों की जब तुम बात कर रही हो तो साड़ियों में सोने और चांदी के धागों का उपयोग करके इनको बनाया जाता था, और इसे बनाने में 1 साल तक का लंबा समय लग जाता था। मतलब तो इतना बारीकी वाला काम होता था। लेकिन बदलते समय और सोने की जो बढ़ती कीमत है उसको देखते हुए अब जो नकली जो चमकदार जरी है उसका काम इनमें किया जाता है। सबसे पहले सोने के मिश्र धातु के टुकड़ों से धातु की पट्टियों को निकाली जाती हैं, उन्हें मशीनों से चपटा किया जाता है, फिर उनकी चमक को बढ़ाने के लिए पॉलिश से उनको गुजारा जाता है। और ये सारी जानकारी हमारे श्रोता भी पहुंचा रहे हैं हम जी हाँ, और साथ ही बनारसी साड़ी का मुख्य केंद्र जो है वो तो वाराणसी है, लेकिन ये उत्तर प्रदेश के चंदौली, बनारस, जौनपुर, आजमगढ़ और मिर्जापुर, मुबारकपुर, मऊ, खैराबाद और संत रविदास नगर जिले में भी बनारसी साड़ियां बनाई जाती हैं। इसका कच्चा माल बनारस से आता है और अभी भी ये इसमें लिखा है कि नकली वैसा भी अब काम किया जाता है, लेकिन अभी भी असली जो साड़ियां हैं वो मिलती हैं। और साड़ी पर लगाए जाने वाले डिजाइन कागज पर बनाए जाते हैं, उनमें ब्रेल लिपि की तरह छेद बनाए जाते हैं। एक साड़ी के लिए सैकड़ों पैटर्न बनाए जाते हैं, या तो फूलों की आकृति के रूप में या फिर अन्य किसी पैटर्न के रूप में। इन साड़ियों को तैयार होने में करीब 15 दिन से लेकर 1 महीने तक का समय, और कुछ खास मामलों में तो 6 महीने तक का समय भी लग जाता है जब कुछ खास काम हो रहा होता है इन साड़ियों पर। और बनारसी साड़ियों की संख्या असंख्य रंगों और खूबसूरत पैटर्न्स में आती है। जी हाँ, और बनारसी साड़ियों को बनाने के लिए रेशम और कीमती जरी के धागों का इस्तेमाल किया जाता है। पहले इन्हें बनाने के लिए ताने में कतान और बाने में पाट बाना का इस्तेमाल किया जाता था। नक्शा और जाला से साड़ियां बनाई जाती थी, बाद में डाबी और जेकार्ड का इस्तेमाल होने लगा और अब ये पावर लूम के रूप में विकसित हो चुकी हैं। इनमें अनेक प्रकार के जो नमूने बनाए जाते हैं उनको मोटिफ कहते हैं, और बहुत तरह से इन मोटिफों का प्रचलन चल पड़ा है। लेकिन कुछ प्रमुख जो परंपरागत मोटिफ हैं वो आज भी बनारसी साड़ियों पर बनाए हुए रहते हैं, जैसे
बूटी, बूटा, कोनिया, बेल, जाल और जंगला, झालर वगैरह वगैरह। तो ये बूटी बूटा सब क्या होता है ना, इसके बारे में थोड़ी सी हम बात करते हैं। बिल्कुल, जैसे कि बूटी की बात करें तो बनारसी साड़ियों में बूटी छोटे छोटे तस्वीरों की आकृति के लिए बनी होती है। इसके अलग अलग पैटर्न 2 या 3 रंगों के धागे बनाए जाते हैं और यदि 5 रंग के धागों का प्रयोग किया जाता है तो इसे पचरंगा जामेवार कहा जाता है। ये बनारसी साड़ी के लिए बेहद जरूरी और महत्वपूर्ण है। तो ये तो हुई बूटी की बात। अब बूटा क्या होता है? साड़ियों में जब बूटी का आकार को बड़ा कर देते हैं ना, तो उसे बूटा कहते हैं। और छोटे बड़े पेड़ पौधे के साथ फूल पत्तियां लगी हों, ऐसी आकृति को बूटे से उभारा जाता है। गोल्डन, सिल्वर, रेशमी धागे से मिश्रित करके ये बूटा काढ़ा जाता है। बिल्कुल, और रंगों का चयन डिजाइन और आवश्यकता के अनुसार किया जाता है। बूटा साड़ी के बॉर्डर, पल्लू और आंचल में काढ़ा जाता है। कभी कभी साड़ी के किनारे में एक खास प्रकार के बूटे को काढ़ा जाता है, जिसे यहाँ के लोग अपनी भाषा में कोनिया कहते हैं। हाँ, और तुमने बात की ना कोनिया की, तो एक खास कोने में जब ये कोना काढ़ा जाता है ना, ये कोनिया जो होता है, तो इस डिजाइन को इस तरह से बनाया जाता है जिससे वो किसी कोने को आसानी के साथ बूटे के साथ मिलकर इस साड़ी को बहुत सुंदर सी सजावट दे सके। जिन कपड़ों पर सोने और चांदी के धागों का प्रयोग किया जाता है, उन्हीं में कोनिया काढ़ा जाता है। सामान्यतः कोनिया काढ़ने के लिए रेशमी धागों का प्रयोग नहीं किया जाता, क्योंकि रेशमी धागों से शुद्ध फूल पत्तियों का डिजाइन सही ढंग से उभर के नहीं आ पाता है। लेकिन पल्लू अगर बनाना हो तो बाद में इसको कोनी से काढ़ा जाता है, जो कि प्राय आम के आकार का बना होता है। और इसे बनाना बहुत कठिन होता है, क्योंकि एक साथ 3 जालों से बुनाई इसकी की जाती है, जो एक पारंपरिक कला है। बिल्कुल, और बेल की बात करें तो बनारसी साड़ियों पर बनने वाली बेल एक आरी, धारीदार फूल पत्तियों या ज्यामिति ढंग से सजाए गए डिजाइन होते हैं। इन्हें क्षैतिज, आड़े या फिर टेढ़े मेढ़े तरीके से बताया जाता है, जिससे एक भाग को दूसरे भाग से अलग किया जा सके। कभी कभी बूटियों को भी इस तरह से सजाया जाता है कि वो एक पट्टी का रूप ले लें, और अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके के बेल बूटे बनाए जाते हैं। बेल साड़ी के किनारे पर लगती है और 4 अंगुल में नापी जाती है। इससे घूंघट का नाप तय होता है, और बेल में फूल पत्तियों के अलावा कुछ पशु पक्षियों या मानव आकृतियों को भी बनाया जाता है। अब भाई बातें ही होती रहेंगी कि गाना भी सुनेंगे। बिल्कुल, गाना जरूरी है। हाँ, इतनी सुंदर बातें हो रही हैं साड़ियों के बारे में, खासतौर पे बनारसी साड़ी के बारे में। एक गाना तो सुन ही लेते हैं। आज फिर जीने की
भारती, हम बात कर रहे थे बनारसी साड़ियों के बारे में और उन पर जो बूटे बूटियां जो काम किया जाता है, उन काम की क्या खासियत होती है, किस तरह से होता है? हमारे सखाओं को भी बिल्कुल अच्छे से अंदाजा हो गया होगा कि बनारसी साड़ी होती क्या है। हाँ, तभी तो इससे सारे संदेश हमें मिल रहे हैं। तो इस पर जो जाल जंगला बनाया जाता है ना, तो नाम से ही जैसे पता लग गया कि जाल की आकृति यहाँ बनी होती है और कपड़े पर बनाए जाने वाला जाल का एक पैटर्न होता है जिसके भीतर बूटियां बनाई जाती हैं और इसे जाल जंगला कहते हैं, जो प्राकृतिक तत्वों से प्रभावित होता है। बिल्कुल। और जंगला कतान और ताना का प्लेन कपड़ा होता है जिसमें ताना बाना कतान का रहता है और डिजाइन के लिए सुनहरी या चांदी की जरी का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें तरह तरह के फूल पत्ते, जानवर, पक्षी वगैरह बने होते हैं। जंगला जाल से काफी मिलता जुलता होता है। यदि जंगले में मीनाकारी करनी हो तो अलग अलग रंगों के रेशम के धागों का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार बेल जंगला भी बनाया जाता है। और ऐसे जब झालर बनाई जाती है तो बॉर्डर के तुरंत बाद कपड़े का जो मुख्य भाग होता है उसे बेस या आंगन कहते हैं। इसकी शुरुआत वहीं से होती है। वहां पर एक खास डिजाइन कपड़े को और अधिक सजाने के लिए दिया जाता है, इसे झालर कहते हैं। और सामान्यतः ये बॉर्डर के डिजाइन से और मटेरियल से मिला जुला सा होता है। और झालर में क्या होता है? झालर में तोता, मोर, पान, कैरी, 3 पत्तियां, 5 मोतिया मोटिव डिजाइन बनाए जाते हैं। और झालर बेल की आखिर में साड़ियों पर अब जरदोजी का काम भी चालू हो चुका है। ये बनारस की अपनी अलग परंपरा नहीं है, लेकिन अब बनारसी साड़ी में जरदोजी का काम भी शुरू हो चुका है। और जरदोजी बहुत ही कलात्मक और धैर्य का काम है। इसे बारीकी से समझने के लिए जरूरी है कि कम उम्र से ही इसको सिखाया जाए और सीखा जाए। इसीलिए जरदोजी के जो काम करने वाले लोग हैं, वो उनके छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं, वो भी इन कामों में लगे रहते हैं। लेकिन घड़ी की सुइयां इशारा कर रही है कि छोटा सा अंतराल हम ले लें। विविध भारती पर इस समय चल रहा है कार्यक्रम सखी सहेली। मैं हूं आपके साथ चंचल वर्मा और मैं हूं आरती श्रीवास्तव और हम बात कर रहे थे बनारसी साड़ियों की। बिल्कुल। और लोग अक्सर चंचल भ्रमित रहते हैं कि बनारसी साड़ियां भारत में इतनी लोकप्रिय है और हमेशा मांग में क्यों बनी रहती हैं, जबकि वो साधारण और आम साड़ियों की तुलना में थोड़ी महंगी भी होती हैं, फिर भी खरीदने लायक होती हैं। विभिन्न अवसरों के हिसाब से बनारसी साड़ी जो सिल्क साड़ियां हैं उसके असीमित विकल्प हैं जिन्हें अपनी रुचि और जरूरत के मुताबिक लिया जा सकता है। तो जब तुम विकल्प की बात कर ही रही हो तो जो अलग अलग प्रकार है बनारसी साड़ियों के, इसमें एक होती है शत्तिर। और ऐसी बनारसी साड़ी अगर आप किसी को खरीदनी हो जिसे बहुत आसानी से पहना जा सके, कई मौकों पर पहना जा सके, तो शत्तिर बनारसी साड़ी जो है उससे बेहतर विकल्प नहीं मिल सकता। ये साड़ियां वजन में थोड़ी हल्की भी होती हैं, बहुत फैशनेबल भी हैं और थोड़ा सा कैजुअल लुक भी हमें देती हैं। इन शत्तिर साड़ियों का वो सामान्य दिनों में भी पहना जा सकता है और थोड़ा सा कहते हैं कि बजट में, हाँ, सखाओं के अनुकूल है सखाओं के अनुकूल है। हाँ। और साथ ही होती है काटन जो कॉटन बनारसी साड़ियां होती हैं वो खास अवसरों के लिए डिजाइन की गई होती हैं और चमकदार होती हैं, टिकाऊ और खूबसूरत साड़ियां होती हैं। शुद्ध रेशम के धागों को बहुत ही बारीकी और नाजुक ढंग से मोड़कर ये खूबसूरत जो कॉटन साड़ियां वो बनाई जाती हैं। और परंपरागत रूप से कॉटन बनारसी साड़ी बनाने की प्रक्रिया बहुत ही लंबी और समय लेने वाली होती है क्योंकि इसे हथकरघे का उपयोग करके बनाया जाता था, लेकिन इन दिनों हथकरघों की जगह रैपिड लूम और पावर लूम ने ले लिया है। इसी तरह से जॉर्जेट की भी साड़ियां भी बनने लगी हैं बनारसी में। तो इसे किसी इवेंट के लिए कुछ ग्लैमरस पहनना है या भारी भरकम कपड़े पहनने से कई बार लगता है कि बचाया जाए, तो जॉर्जेट साड़ियों को चुना जा सकता है। बहुत ही अच्छी होती लगती है, बहुत ही अच्छी दिखती भी है। और साथ ही शिकारगढ़ एक प्रकृति से प्रेरित बनारसी सिल्क साड़ी है। इसमें प्रकृति के रूपांकनों का उपयोग किया जाता है जिसमें आधार डिजाइन के रूप में जानवरों के प्रिंट शामिल होते हैं। बॉर्डर और पल्लू की तरफ जरी का काम इन बनारसी सिल्क साड़ियों की खूबसूरती को और बढ़ा देता है। और शिकारगढ़ को केवल एक साड़ी नहीं कह सकते बल्कि अपने आप में एक विशेष कला का पूरा रूप माना जाता है। बिल्कुल। इसी तरह से एक पैटर्न होता है बूटीदार और अपने में रॉयल टच को जोड़ना है तो भाई बूटीदार साड़ियां बहुत अच्छा विकल्प है। जो शादियों में पहनने वाली, जैसे हमने कहा ना, वो अलग साड़ी होती है। आप किसी और मौके पहनी तो जॉर्जेट
जॉर्जेट वाली पहन सकते हैं। तो सिल्क के साथ सुनहरे और चांदी के धागों से जो बुनी जाती है ना, वो होती है बूटीदार साड़ी। और धागों में विशेष संयोजन के कारण ये साड़ियां एक अद्वितीय आकर्षण देती हैं और इसीलिए इन्हें गंगा जमुना साड़ी का नाम भी दिया गया है। अरे वाह। और साथ ही होती है बनारसी साड़ी का काया पलट किस तरह से हुआ वो बता देते हैं कि बनारसी कपड़ों का उपयोग अब सजावट के लिए भी तेजी से किया जा रहा है। बनारसी कपड़ों की विविधता में भी बढ़ोतरी हुई है। बनारसी ब्रोकेट में दुल्हन के कपड़ों के अलावा अब इसका उपयोग सजावट, पोटली, गिफ्टिंग बैग, पर्दे, असबाब, ब्रोकेट, आभूषण, सीट कुशन कवर, टेबल कवर, पर्दे, छत, उपहार लपेटने और शादी की कार्ड के लिए भी किया जा सकता है। बहुत सी चीजें में हम इसको कर सकते हैं प्रयोग। और कई बार क्या होता है ना, जब कुछ साड़ी बनाते समय कुछ चीजें बच जाती हैं, उसके हिस्से बच जाते हैं, जो ये बैग वैग बना उनको काम लेने के लिए बड़ा अच्छा होता है और साड़ी से मैचिंग भी हो जाता है और अवसरों पर देने लेने के काम भी हो जाते हैं। किसी भी शिल्प की मूल आत्मा जो है ना, उसकी वास्तविक पहचान होती है आरती, और इसीलिए ये वही रहेगा जिनकी शैली और प्रस्तुत करने के तरीके जो हैं इसमें समय समय में विकसित होते रहेंगे। लेकिन इस युग में भी पुराने शिल्प को आधुनिक बनाने की आवश्यकता है ताकि जीवन शैली के अनुरूप इनको बनाया जा सके, और इसीलिए जो बदलाव किए जाते हैं ना वो होते हैं। बिल्कुल, और लोगों की जीवन शैली में बहुत बदलाव भी आ गया है, इसलिए शिल्प के लिए भी उसी के तरीके से बदलाव जरूरी है। ये पूरी तरह से डिजाइनर्स पर निर्भर करता है कि वो किस तरह से रंगों और डिजाइन को बेहतर बना सकते हैं ताकि उन्हें दुनिया भर के लोगों को के द्वारा सराहा जा सके। और जैसे हम कहते हैं ना कि बनारसी साड़ियां आम साड़ियों से थोड़ी सी महंगी होती हैं, तो बजट में लाने के लिए भी ये बदलाव किए जाते हैं। और दुनिया भर में डिजाइनर और निर्माता लगातार बनारसी साड़ियों के जो मौजूदा रुझान है, बनारसी साड़ियों को आरामदायक बनाने की जो मांग है, इस पर विकसित भी हो रही है, काम भी हो रहा है। बनारसी साड़ियों के ने इतिहास में बहुत लंबा सफर तय किया है, लेकिन दुनिया भर में सभी महिलाओं को खुश करने के लिए सबसे वही बेहतरीन विकल्प अगर कुछ है तो वो है बनारसी साड़ी। बिल्कुल बिल्कुल, आपका तो है ही खैर। अगर असली और नकली बनारसी साड़ी में अंतर समझना हो तो जांच लें कि असली और पारंपरिक बनारसी सिल्क साड़ी का पल्लू हमेशा 6 से 8 इंच लंबा होता है। साड़ी की बॉर्डर और पल्लू पर बेहद बारीक सिल्क के धागों की कारीगरी होती है जो मुलायम होने के साथ चमकदार भी होती है। अगर पल्लू पर अमरू, कैरी और दोमक जैसे पैटर्न देखते हैं तो समझना कि असली है। ये जानकारी आपने बहुत अच्छी बताई आरती, क्योंकि कई बार जब हम देखते हैं कि हमने इतना सारा पैसा भी खर्चा किया एक बनारसी साड़ी के लिए, फिर भी अगर हमारे साथ धोखाधड़ी हो जाए, कुछ गलत साड़ी हमें बनारसी के नाम पर दे दी जाए, तो बाद में बड़ा दुख होता है। इसीलिए इस तरह की जांच कर लेना बहुत जरूरी है। और इसके अलावा हथकरघा और पारंपरिक शिल्प को बढ़ावा देने वाले शासकीय निकायों या संगठनों द्वारा प्रदान किए गए प्रमाणिकता लेबल या प्रमाण पत्र देख सकते हैं। कुछ बनारसी साड़ियां हथकरघा चिन्ह या GI टैग के साथ आती हैं जो उनकी उत्पत्ति और प्रामाणिकता को दर्शाता है। पहले बनारस की अर्थव्यवस्था का मुख्य स्तंभ बनारसी साड़ी का काम था, पर अब ये चिंताजनक स्थिति में है और वहां अभी भी बहुत से ऐसे कारीगर हैं जिनके घर इस हस्तकला के माध्यम से चलते हैं। ऐसे में हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम ऐसी कला को बढ़ावा देने के लिए अपना योगदान दें। बिल्कुल, साड़ियां पहनना अगर हमें पसंद है तो इस तरह के कारीगर जो ये काम को करते हैं उनके लिए कोई कठिनाइयों का समय ना आए, ये भी हमारी जिम्मेदारी है। और हमारी जिम्मेदारी ये भी है कि पल्लो लटके रे मारो पल्लो लटके जरा सा टेढ़ो हो जा बाल मारो पल्लो लटके गोरी जियो भटके रे मारो जियो भटके जियो भटके रे मारो जियो भटके जरा सा सीधो हो जा जालिमा मारो जियो भटके पल्लो लटके रे मारो पल्लो लटके भटके रे मारो जियो भटके पल्लो लटके रे मारो पल्लो लटके
जरा सा सीधो हो जा जालिमा मारो जियो भटके। पल्लो लटके रे मारो पल्लो लटके। गोरी जियो भटके रे मारो जियो भटके। जरा सा सीधो हो जा जालिमा मारो जियो भटके। पल्लो लटके रे मारो पल्लो लटके। जरा सा टेढ़ो हो जा बालिमा मारो पल्लो लटके। गोरी जियो भटके रे मारो जियो भटके। जरा सा सीधो हो जा जालिमा मारो जियो भटके। तो भाई बनारसी साड़ियों को लेकर कुछ अन्य बातें भी हमारे श्रोता लिख रहे हैं और ये लिखते हैं कि मेरी शादी की बनारसी साड़ियां आज तक मैंने संभाल कर रखी हैं। 25 साल से भी आज भी मैं उनको पहनती हूँ, जैसे करवा चौथ, दीपावली और बीच बीच में ऐसे जब भी कोई अवसर आते हैं तो पहन लेती हूँ। और ब्लाउज पहले से कुछ छोटे हो गए हैं तो मैं खुद ही सिलाई करती हूँ और उसके लिए कुछ नए मैंने बनवा लिए हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। और वैसे भी रहता है ना कि जो साड़ी पुरानी हो भी जाए तो भी मतलब उसको पहना जा सकता है, उसको थोड़ा बहुत फेर बदल करके, या फिर आप बहुत सारे लोग तो उसको सूट बना लेते हैं। हाँ। और एक और हमारे पास एक श्रोता ने हमें लिखा है, कहते हैं कि साड़ी बनारसी हो या जैतपुरी हो या जामनगरी बांधनी हो या पाटन का पटोला, ये विषय हमारी श्रीमती जी और दोनों बहू बिटिया का है, हम कुछ नहीं बोलेगा। तो ये तो अच्छी बात है कि आप चुप रहेंगे तो आप उसी में भलाई है, क्योंकि साड़ियों के विषय में अगर आपने कुछ कह दिया तो फिर आपको बहुत कुछ सुनना पड़ सकता है, या हो सकता है आपकी चाय जो है शाम की वो आपको ना मिले। हाँ भाई, खाने में भी बिल्कुल, या उसमें से चीनी गायब हो जाए, कुछ भी हो सकता है। एक अन्य संदेश में हमारे श्रोता ने लिखा है कि बनारसी साड़ी हर भारतीय नारी की पहली पसंद है। हमारे घरों में शादी में ससुराल की तरफ से आई बनारसी साड़ी बहू के लिए आती है और परिवार समाज के लोग साड़ियों को देखकर पता लगाते हैं कि ससुराल का रहन सहन कैसा है और इन्हें पहना जाता है हर शुभ अवसर पर। लेकिन किसी के आए गिफ्ट को देखकर उसकी कीमत का अंदाजा लगाना ये कई बार गलत हो जाता है। हाँ, आप जो भी आया है उसकी प्रशंसा कीजिए, उसको बहुत सम्मान दीजिए, क्योंकि देने वाला अपनी इच्छा से कोशिश करता है कि बहुत अच्छी ही चीज हो, तो इसलिए उसका सम्मान, उसकी भावनाओं का सम्मान, या जिस भावना से उसने वो चीज दी उस भावना को देखना जरूरी है, ना कि उसको कीमत को पहचानना जरूरी है। बिल्कुल। और अब जीवन की हम की बात करें तो कुछ जो जीवन है वो अर्थपूर्ण किस तरीके से हो सकता है। देखिए, जीवन तो सभी का होता है, सभी जीते हैं, लेकिन उसको अर्थ के हिसाब से, यानी कि अर्थपूर्ण का मतलब है कि उसको इस हिसाब से कि भाई लोगों के लिए भी कुछ हम कर सकें, है ना, कि किसी के लिए सहायता कर सकें या किसी के लिए हम कुछ मायने रखें, तो ऐसा जीवन कौन जीते, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आरती, आपका कहना सही है और जीवन हमारा तभी बेहतर होता है जब हम अपने समय को जरूरतमंद लोगों की सहायता में भी लगाना थोड़ा बहुत शुरू करते हैं। सही मायनों में यही हमारे जीवन का सच्चा अर्थ भी है, जैसा आप कह रही हैं। और हम हमेशा खुशी की तलाश में रहते हैं, लेकिन सच्ची खुशी हमारे उन छोटे छोटे से जो काम है ना, जो किसी के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान ले आते हैं, उन्हीं में होती है। और तब हमें लगता है कि शायद जो काम किया या हमारी जो जिंदगी है, जो जीवन है, कहीं ना कहीं इसका कुछ अर्थ तो है। बिल्कुल। और हम जब भी साधन संपन्न होते हुए भी कभी खुद से ये सवाल करते हैं कि मेरे पास इतना कुछ है फिर भी ये सब नीरस क्यों लगता है, क्योंकि बहुत से लोग हैं जिनके पास सब कुछ है फिर भी वो खुश नहीं है अंदर से। उस समय हम अपने जीवन में अर्थ की कमी को महसूस कर रहे होते हैं और कभी कभी धोखे, निराशा या अपने का छूटना या मेहनत बेकार जाना या उम्मीदें टूटने की वजह से हम अपने जीवन के जो अर्थ है उसकी तलाश को खो देते हैं। बिल्कुल सही बात है। कुछ मनोवैज्ञानिक इस बारे में बताते हैं कि समस्या हमारी जिंदगी नहीं होती, बल्कि समस्या ये है कि हम जिस चीज के पीछे भाग रहे हैं और कई बार मिले ना मिले बस हम भागते जा रहे हैं। खुशी एक गतिशील लक्ष्य है जिसके पीछे हम भागते ही रहते हैं, जबकि इसका अर्थ जो है वो स्थिर ही रहता है।
इस पैटर्न से शायद हम सभी वाकिफ होंगे और हम खुद से कहते हैं ना कि जब मुझे वो नौकरी मिलेगी तब हम खुश हो जाएंगे, या कोई सामान मिल जाएगा तब हम खुश हो जाएंगे, उस जगह पहुंच जाएंगे तो खुश हो जाएंगे। तो खुशी का कोई पैमाना नहीं होता, उसे अपने अंदर खोजिए। शायद कुछ छोटी सी चीज आपको लगा ना, अरे मेरी तो बड़े दिन से इच्छा थी कि आज मैं है ना शायद पापड़ खा लूं। हाँ। पापड़ खाने में भी आपको जो खुशी मिलेगी ना वो कहीं नहीं मिलेगी। बिल्कुल, ठेले पे खड़े होकर आप थोड़ी सी पानी पूरी खा लें, हाँ। तुरंत मूड बदल जाएगा आपका। जैसे अगर मेरी इच्छा थी कि भाई मुझे आरती मिल जाए और कहीं से आरती आती नजर आए तो वही खुशी मिल जाएगी। बिल्कुल। तो छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढिए, बहुत बड़े लक्ष्य बनाने की जरूरत ही नहीं होती। बिल्कुल, तभी आप खुश रह पाएंगे, क्योंकि ना जो बड़े बड़े लक्ष्यों के पीछे भागते हैं ना, वो बहुत ढेर सारी करोड़ों जो छोटी छोटी खुशियां है ना उनको छोड़ देते हैं पीछे। जीवन का अर्थ भी उसके पीछे कहीं ना कहीं छूट जाता है। बिल्कुल, और कुछ पल के लिए हम खुश हो भी जाते हैं अगर हमें कुछ अच्छी चीज मिल भी जाए, लेकिन अगले ही पल वो एहसास पानी की तरफ फिसल जाता है, क्योंकि हमारे लक्ष्य जो है वो बदल जाते हैं। क्योंकि हम लोग कुछ कुछ देर में अलग अलग मूड हो जाते हैं ना, कि जब वो चीज हमारे सामने आती है तो लगता है कि अरे अब तो ठीक है, मिल गई हमें ये। तो और हमें एक नए आनंद, उत्साह और लक्ष्य की जरूरत होती है। तो इसे ऐसे समझा जा सकता है कि अगर हम बताएं कि एक महिला है जो लगभग 35 साल की थी, अच्छी सैलरी थी उनकी, और शानदार अपार्टमेंट, और अक्सर घूमने फिरने भी जाती थी। देखने में सब कुछ बढ़िया चल रहा था। अपने ऑफिस में वो एक कुर्सी पर बैठी और बोली, मैंने तो सब कुछ पा लिया जो मैं चाहती थी, फिर भी मुझे कुछ महसूस क्यों नहीं हो रहा। उन्होंने 10 साल ऐसे अनुभव इकट्ठा करने में बिताए थे जिनसे उन्हें अच्छा महसूस हो, सब कुछ उन्होंने बटोर लिया, लेकिन बात इतनी सी थी कि वो उस एहसास के पीछे भागते भागते इतनी थक चुकी थी, जो कभी टिकता ही नहीं था, कि वो उस चीज को एंजॉय ही तक नहीं कर पानी थी, कि उनको लग रहा था कि अब ये चीज मिल गई, अब क्या, इसके आगे क्या। ऐसे ही बहुत सारे लोग जो खुशियों के पीछे, जरूरतों के पीछे भागते रहते हैं। कई बार जब वो ध्यान करना सीखते हैं, मेडिटेशन यानी कि एकाग्र होना, और उस चीज को अपने भीतर जाना जब सीखते हैं, तो भीतर जो खुशी है शायद वो कहीं भी नहीं मिल सकती। इसी तरह से एक बड़ा अच्छा संदेश हमारे श्रोता की तरफ से हमें मिला है। उनका कहना है कि जीवन को अर्थपूर्ण बनाने के लिए स्पष्ट उद्देश्य खोजें, अपनी क्षमताओं का सदुपयोग करें, दूसरों की मदद करें, गहरे मानवीय संबंध बनाएं। हर दिन किसी अच्छे उद्देश्य, जैसे पर्यावरण की रक्षा या इस तरह के किसी भी उद्देश्य से आप इसे जोड़ सकते हैं। वर्तमान में जिए और अपने मूल्यों के अनुसार सकारात्मक बदलाव भी लेकर आएं। बिल्कुल, और एक हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि अर्थपूर्ण जीवन मतलब एक ऐसा जीवन जिसमें उद्देश्य, मूल्य और संतुष्टि हो। ये केवल खुशी खोजना नहीं है, बल्कि अपने कार्य, रिश्ते और योगदान के माध्यम से जीवन में गहराई और सार्थकता का अनुभव करना है। अतीत के अनुभवों से सीखकर भविष्य की चिंता के बिना वर्तमान पलों का आनंद उठाना है। मतलब सार्थक जीवन वो है जो केवल सफल हो, बल्कि उसमें व्यक्ति को अपने अस्तित्व का अर्थ भी समझ में आए, जिससे वो हर पल विकास के साथ में संतोष का अनुभव कर सके। इसी तरह से एक बड़ी छोटी सी लेकिन अच्छी बात लिखी है हमारे श्रोता ने कि जीवन को अर्थपूर्ण बनाने के लिए निस्वार्थ सेवा, गहरे मानवीय संबंध, रचनात्मक और व्यक्तिगत विकास की तरफ ध्यान देना बहुत जरूरी है, ना तो केवल भौतिक लक्ष्यों की तरफ प्राप्त करना जरूरी है। बिल्कुल, तो ये चीजें बहुत ही जरूरी हैं, और साथ ही एक जरूरी गीत सुनना। चलिए सुनते हैं। मेरा प्यार भी तू है, ये बहार भी तू है, तू ही नजरों में जाने तमन्ना, तू ही नजारों में। मेरा प्यार भी तू है, ये बहार भी तू है, तू ही नजरों में जाने तमन्ना, तू ही नजारों में, नजारों में।
तू है ये बहार भी तू है, तू ही नजरों में जाने तमन्ना, तू ही नजारों में, नजारों में। बहुत सारी खट्टी मीठी बातें, खट्टे मीठे संदेश और बहुत सारे गीत भी हमने सुन लिए। अब कुछ खट्टी मीठी चटपटी रेसिपीज, बिल्कुल भूख लगाई है बोलते बोलते बात करते करते। तो भाई बोलने में बहुत सारी एनर्जी, बहुत सारे जोश लगता है, तो उस एनर्जी के लिए भी खाना पीना बड़ा जरूरी होता है। हालांकि बहुत सारी सखियां श्रोता ऐसे भी हैं जिन्होंने व्रत किए होंगे, लेकिन व्रत क्या तब भी एनर्जी तो चाहिए। तो व्रत में आप क्या खा सकते हैं वो हम बताते हैं। और भाई ढोकले गुजरात में बहुत खाए जाते हैं, लेकिन अगर आपको उपवास में इनकी व्रत में ढोकला खाना है तो कैसे बनाया जाए, तो उबले हुए ढोकले के लिए जो रेसिपी हमारे श्रोता ने लिखकर भेजी, हमारे श्रोताओं ने लिखते हैं कि उबले, इसमें सिंघाड़े का आटा चाहिए करीब 1 कप, 1.5 कप हमें चाहिए हरी मिर्च का, नहीं 1.5 कप दही होना चाहिए, अच्छा, आधा बड़ा चम्मच हरी मिर्च का पेस्ट और 1/4 चम्मच सेंधा नमक या स्वाद अनुसार ले सकते हैं। 1 से 1.5 चम्मच आपको लेना है पानी, और आपको लेना है आधा कप पानी लेना है। इन्होंने जो रेसिपी का वो लिखा है ना, थोड़ा सा उल्टा पुल्टा, इसलिए मैं बताने में हो सकता है कि कुछ गड़बड़ कर रही हूँ। चलिए विधि बता देती हूँ उसको बनाना किस तरीके से। सिंघाड़े का आटा, दही, पानी, हरी मिर्च और सेंधा नमक, इन सब चीजों को मिला लें और इस मिश्रण को कम से कम 4 मिनट के लिए रख दें। और 1 छोटा चम्मच पानी और आधा छोटा चम्मच तेल गर्म करें, इस मिश्रण में मिला दें। सभी सामग्री को अच्छी तरह तक मिल जाने के बाद चलाते रहें। मिश्रण को किसी स्टील की प्लेट पर डालें और 15 मिनट तक भाप में पकाएं। पकने के बाद में इसको टुकड़ों में काट के अपनी मनपसंद चटनी के साथ में खाएं। बिल्कुल, और इतना अच्छा तो है, ये तो करेंगे ही, साथ ही हम आज बता देते हैं गुजराती कढ़ी, वो भी आप किस तरीके से खा सकते हैं। सोचिए व्रत में आप कढ़ी खा सकते हैं, तो इसके लिए आपको चाहिए दही 500 मिलीलीटर, या आप अपने हिसाब से जितना आपके घर में लोग हैं उस हिसाब से ले लीजिए। राजगीरा का आटा चाहिए आपको, और 2 बड़े चम्मच है कि 2.5 बड़े चम्मच, और साथ में सेंधा नमक चाहिए, और 1 छोटा चम्मच जीरा, और 1/4 छोटा चम्मच हरी मिर्च, और 1/4 छोटा चम्मच गुड़, और आधा छोटा चम्मच घी या शुद्ध मक्खन, आवश्यकता अनुसार करी पत्ते और पानी। तो ये जो मात्रा है सामानों की वो आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो उसके लिए आपको चाहिए, विधि कैसी है कि दही को राजगीरा के आटे में आप मिला लीजिए और हरी मिर्च का पेस्ट, सेंधा नमक और गुड़ इसमें डाल लीजिए, अच्छी तरीके से मिला लीजिए। एक पैन में घी डालें, घी पिघलने पर जीरा और करी पत्ते डालकर तब तक उसको पका लीजिए जब तक कि वो थोड़ा चटकने न लगे। अब पानी डालिए, पानी उबलने पर दही का मिश्रण डालिए और धीमी आंच पर लगभग 10 मिनट तक पका लीजिए। गैस बंद कर दीजिए और कुछ हरी धनी के साथ सजाएं और गर्मा गर्म समा के चावल के साथ में खा सकते हैं, या कुट्टू के आटे की पकौड़ी या पूड़ी, कुछ भी आप बना के उसके साथ। और ये जो सामग्री हम बता रहे हैं या हमारे श्रोताओं ने हम तक पहुंचाई है, हर प्रांत में कुछ चीजों को खाया जाता है, कुछ को नहीं खाया जाता, तो अपने हिसाब से आप अपनी रेसिपी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं। अब व्रत में खाने वाला हांडवो किस तरह से बनाया जाता है, तो फलाहारी हांडवा बाइट्स ये नाम दिया है इस रेसिपी को। इसे बनाने के लिए सामग्री चाहिए 2 कटोरी समा के चावल, आधा कटोरी साबूदाना, 4 टेबलस्पून दही, 4 टेबलस्पून कद्दूकस की हुई लौकी, 1 टेबलस्पून अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट, 1 टेबलस्पून सेंधा नमक या स्वाद अनुसार ले सकते हैं, आधा टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, आधा टीस्पून भुना हुआ जीरा पाउडर, 2 टेबलस्पून मूंगफली का पाउडर, 2 टेबलस्पून हरा धनिया, 2 टेबलस्पून सफेद तिल और 2 टेबलस्पून तेल। और इसे बनाने के लिए आप समा के चावल और साबूदाने को
मिक्सर जार में डालकर थोड़ा सा क्रश कर लीजिए और इसका आटा तैयार कर लेना है। उसमें दही मिलाकर इसे थोड़ा मिक्स करके, थोड़ा पानी डालकर इसको मिक्स करना है। 5 से 6 घंटे के लिए इसको खमीर उठने के लिए, यानी कि फर्मेंट होने के लिए छोड़ देना है। और इस बैटर में कद्दूकस की हुई लौकी, मूंगफली का दरदरा सा पाउडर, अदरक मिर्च का पेस्ट, भुना हुआ जीरा, काली मिर्च का पाउडर, सेंधा नमक, इन सभी सामग्री को डालकर अच्छे से मिक्स कर देना है। हरा धनिया डालकर फिर से मिक्स करना है और अपम के मोल्ड में उसमें गर्म करके 1-1 चम्मच डाल दीजिए और सफेद तिल डालकर चम्मच की मदद से बैटर डालते जाना है और ढक्कन लगाकर करीब 5 मिनट तक इसको पकाना है। और नीचे से क्रिस्पी होने के बाद थोड़ा पलटकर फिर से सेक लेना है और ये आपके हांडवो तैयार हो जाएंगे। और मेरे पास तैयार है एक बहुत अच्छा सा गीत। मेरी जान तुम पे सदके एहसान इतना कर दो, मेरी जिंदगी में अपनी चाहत का रंग भर दो, मेरी जान तुम पे सदके एहसान इतना कर दो। चांद की जरूरत नहीं मेरी जिंदगी को कि तरस रहा हूँ कब से मैं तुम्हारी रोशनी को, मुझे रोशनी दिखा के एहसान इतना कर दो, मेरी जिंदगी में अपनी चाहत का रंग भर दो, मेरी जान तुम पे सदके एहसान इतना कर दो। तुम्हारी जुल्फ जिसको मिली शोखियाँ घटा की, इन्हीं बादलों के नीचे मेरी हर नजर है प्यासी, मेरी प्यास तुम बुझा के एहसान इतना कर दो, मेरी जिंदगी में अपनी चाहत का रंग भर दो, मेरी जान तुम पे सदके एहसान इतना। सावन की घटा से ये था इस कार्यक्रम का आखिरी गीत और अब लेते हैं इजाजत। चंचल वर्मा और आरती श्रीवास्तव को दीजिए इजाजत। नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता है अनुश्री पाठक। सखी सहेली सखी सहेली